नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की चैप्टर 9 की वर्ड हिस्ट्री की किताब में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोटेस्ट मूवमेंट के बारे में। देखिए, समझते हैं। जो अर्ली डिकेड्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंग्लैंड के अंदर, उसी समय पर अगर आप देखो तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे वो फ्रांस और आसपास की यूरोपियन इलाकों में फैल रहे थे। तेजी से नए पॉलिटिकल आइडियाज फैल रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इनको दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1904 में आया था। नेपोलियन, वो सब हम अलग से देखेंगे। इसके बारे में मैंने और पहले थोड़ा आपको आइडिया दिया, आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की आइडियाज बहुत तेजी से फैले। कलेक्टिव मास एक्शन की यहां पे बात की गई और बोला गया कि भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाओ। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने डेमोक्रेसी नहीं बनाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का राजा उभर के आया था नेपोलियन, और नेपोलियन एक डिक्टेटर था। ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबको वोट डालने का अधिकार दो, हर कोई अपना लीडर चुनेगा। तो इस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया। लेकिन इस रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करके नेपोलियन ने खुद फ्रांस की डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। वो खुद एक डिक्टेटर राजा की तरह उभर के सामने आया। हालांकि उसने ऐसी बहुत सी की जो चीजें की जो मच अहेड ऑफ हिज टाइम थी, बट फिर भी हमें पता है कि नेपोलियन वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर, ही वाज अ डिक्टेटर लीडर। बहरा एक अलग चीज है। फिर भी कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने फ्रांस के अंदर, जैसे कि फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबलीज बनी 1790s में। ठीक है भाई। और फ्रांस में कुछ स्टेप्स लिए गए कि भाई वॉर की वजह से जो भी हार्डशिप्स हुई हैं उसके चलते जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें, जैसे कि फ्रांस में जो स्टेपल खाना है वो है ब्रेड। लोग ब्रेड खा के अपनी भूख बुझाते हैं। तो बेसिकली यूरोप में आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी चीज आपको मिलेगी तो उसके साथ ब्रेड दे देंगे। चाहे आप सुबह का ब्रेकफास्ट में अंडे खा रहे हो, चाहे दोपहर में कोई वेजिटेबल का सूप बना के खा रहे हो, या फिर कोई चिकन या मटन बना के खा रहे हो, आपको ब्रेड, जैसे इंडिया के अंदर अच्छी से रोटी देते हैं ना, वैसे यूरोप में ब्रेड चलती है। तो ब्रेड जैसी चीजों के जो कि स्टेपल फूड है लोगों का, उसका दाम कंट्रोल में होना चाहिए। तो इस प्रकार के जब कुछ स्टेप्स लिए फ्रांस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की भी इनमें डिमांड उठेगी। इंग्लैंड के अंदर हालात बहुत खराब है। कितने बुरे हालात हैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं। फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। उसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। वर्किंग पॉपुलेशन ने बोला कि हमें राइट टू वोट दो, क्योंकि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाने के लिए यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे कॉमन लोग वोट डालेंगे तो जो भी चुन के जाएगा वो कॉमन लोग की बात को सुनेगा। ये आइडिया कहां से मिला अंग्रेजी लोगों को? तो फ्रांस से मिला। क्योंकि फ्रांस में वोटिंग की बात हुई, जब डेमोक्रेसी की बात हुई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर कोई वोट डाल के अपनी मन की सरकार चुनेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी बहुत ही संकीर्ण फॉर्म में यहाँ पे फॉलो की जा रही थी। फ्रांस में तो खैर फॉलो ही नहीं की गई, बस डेमोक्रेटिक आइडियाज यहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहे थे। तो बेसिकली इंग्लैंड के अंदर लोग खराब वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगे, राइट टू वोट मांगने लगे। अब जब राइट टू वोट मांगेंगे तो जो डिक्टेटर सरकार होगी उसका हो जाएगा दिमाग खराब। डिक्टेटर सरकार ने यहाँ पे रिप्रेशन किया। पुलिस ने डंडे बजाने शुरू किए यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर। नए लॉज यहाँ पे निकाले गए जिससे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनका राइट टू प्रोटेस्ट यहाँ पे छीना गया। मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। इस प्रकार के बहुत से नियम कानून यहाँ पे निकाले गए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। मेरे डेली के करंट अफेयर्स और आप कह लीजिए जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसके पीडीएफ मिल जाते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे जो डिमांड हुई राइट्स की, इसको बुरी तरीके से यहाँ पे दबाया गया। अब एक और प्रॉब्लम थी, इंग्लैंड की फ्रांस से चल रही थी जंग लंबे समय से। 1792 से लेकर 1815 तक लड़ते रहे इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के साथ, और इसकी वजह से इंग्लैंड और यूरोप के बीच में जो ट्रेड था वो डिसरप्ट हुआ। फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद होनी शुरू हुई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। जो एसेंशियल फूड आइटम्स थे, ब्रेड, मीट, इनके दाम बहुत तेजी से बढ़े, और इतने ज्यादा तेजी से बढ़ गए कि जो एवरेज वेजेस थी उसमें आप खाना खरीद ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं था। और यहां पे जो पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, उसने 1795 में दो कॉम्बिनेशन एक्ट पास किए जिसने ओवरऑल लोगों से अधिकार छीन लिया। किस चीज का? इनसाइड द पीपल बाय स्पीच और राइटिंग टू हेट्रेड और कंटेम्प्ट ऑफ द किंग, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट। मतलब कि आप किंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, आप इंग्लैंड के संविधान के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। संविधान बेसिकली आप कह सकते हो कि इंग्लैंड में जो अलग अलग लॉज थे उनको मिला दो, संविधान बन गया। तो किसी भी प्रकार से बोल के, लिख के, आप किसी भी प्रकार से अपना शोक या फिर अपनी घृणा या फिर अपना अपोजिशन
नहीं व्यक्त कर सकते किंग के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। एक तो ये चीज हुई कॉम्बिनेशन एक्ट में। दूसरा, अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग फॉर ओवर 50 लोग। अगर 50 से ज्यादा लोग मीट कर रहे हैं तो वो इलीगल। अगर आपको मीट करना है पहले सरकारी परमिशन लो, और सरकार परमिशन देगी नहीं। जब भी प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट के लिए एक बड़ी भीड़ को साथ आना पड़ेगा, और बड़ी भीड़ मतलब 50 से तो ज्यादा लोग होंगे। तो अगर 50 से ज्यादा लोग मिल रहे हैं तो वो इलीगल। इलीगल है तो लाठी चार्ज, गोली, कुछ भी चला सकती है इंग्लैंड की पुलिस। फिर आप देखो, इतने खतरनाक कॉम्बिनेशन एक्ट को पास करने के बाद भी प्रोटेस्ट यहां पे बंद नहीं हुए। ओल्ड करप्शन के अगेंस्ट, जो सेटल सिस्टम था उसके अगेंस्ट लोगों ने यहां पे आवाज उठानी शुरू की। मोनार्की के पास, पार्लियामेंट के पास जो प्रिविलेजेस थे उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल्स, जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को कब्जा के बैठे थे, इनके खिलाफ यहां पे आवाज उठानी शुरू की गई। वर्किंग क्लास ने यहां पे राइट टू वोट मांगा। कॉर्न लॉस को यहां पे सपोर्ट किया गया। कॉर्न लॉस क्या थे? कॉर्न लॉस मतलब क्या था कि देखिए, इंग्लैंड के अंदर जो कॉर्न, जो मक्का उगता था, वो था महंगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो अगर आप बाहर से मक्का इंपोर्ट करते हो, यूरोप की दूसरी जगहों से, नॉर्थ अमेरिका से मक्का इंपोर्ट करते हो तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से इंग्लैंड के, वो सफर करेंगे। तो यहां पे सरकार ने कॉर्न लॉस इंप्लीमेंट किया, मतलब बाहर से सस्ता खाना आप नहीं मंगाओगे, इंग्लैंड के अंदर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कॉर्न है उसी को कंज्यूम किया जाएगा। तो इससे क्या है कि सरकार कोशिश करेगी कि भाई हम सेल्फ सस्टेनेबल हो, बाहर से सस्ता मंगा के नहीं खाएगी। तो इससे जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होगा। तो ये जो कॉर्न लॉस थे, इनको यहां पे सपोर्ट किया गया। फिर भाई, टाउन्स और फैक्ट्रीज में जो वर्कर थे भरे हुए थे, बहुत अलग अलग प्रकार से वो अपना प्रोटेस्ट यहां पे दिखा रहे थे। जैसे कभी ब्रेड के लिए, खाने पीने की ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट था। फूड राइट्स बहुत से हुए, 1790s ऑनवर्ड फूड राइट्स थे, खाने के लिए लोग लड़ रहे थे। ब्रेड स्टेपल आइटम था डाइट का, प्राइस पुअर की, लेकिन इसका जो प्राइस था वो ओवरऑल लोगों को परेशान कर रहा था। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो जहां पे भी गवर्नमेंट ब्रेड्स के स्टॉक स्टोर करती थी, वहां पे लोग धरना प्रदर्शन, धावा बोल देते थे, ब्रेड सीज कर लेते थे। फिर देखो क्या होता था कि जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स हर चीज का फायदा उठाते। होर्डिंग नाम का शब्द सुना होगा आपने, HOIRDING। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब चीजें सस्ती बिक रही हो तो उनको खरीद के रख लो, और जब उनकी मार्केट में शॉर्टेज हो जाए तो उनको महंगे दामों में बेचो। इसको आप बोलते हो होर्डिंग। तो उस समय पे भी होर्डिंग होती थी। आज की डेट में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सरकार के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया? ताकि होर्डिंग ना कर पाए कोई। तो उस समय पे भी जो ब्रेड के स्टॉक्स थे, ये ट्रेडर्स अपने पास स्टोर करके रख लेते थे, और जब भी ऐसी कोई भुखमरी आती थी तब उनको महंगा बेचते थे। तो जिनके पास भी ब्रेड वगैरह के स्टॉक्स थे उनको लोग लूट लिया करते थे और सस्ते में बेचा करते थे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी खरीद पाए। फिर आप देखोगे कि ये जो राइट्स थे, जब वॉर चल रहा था तब और खतरनाक। 1792 से लेकर 1815 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जंग चली है। तो 1795 और 1840 तक इस जंग के चलते भी काफी इंपैक्ट रहा है। ओवरऑल काफी, आप कह लो, फूड इन्फ्लेशन रहा है। फूड की वजह से डोमेस्टिकली इंग्लैंड काफी परेशान रहा है, लेकिन रूलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बायलेटरल मुद्दों के चलते फ्रांस के साथ लड़ाई कर रहे थे, और यहां पे लोग भूखे मर रहे थे। फिर एक और चीज थी, इनक्लोजर। इनक्लोजर की वजह से भी यहां पे लोगों को परेशानी हो। अब ये इनक्लोजर का क्या सीन है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1770s ऑनवर्ड जो दूर दराज सबर्बन गांव के इलाकों में जो लोग थे, जो बड़े बड़े मैनर के ओनर थे, उन्होंने फार्म्स के ऊपर कब्जाना शुरू किया, ज्यादा जमीन अपने कब्जे में लेनी शुरू की। तो पहले मान लो, जो आप कह लो लैंडलॉर्ड है, वो 100 बीघा में रह रहा है। फिर क्या किया कि उसने आसपास के और 500-800 बीघे का खेत अपने अंदर कर लिया। तो पहले जो खेत कम्युनिटी के लिए अवेलेबल था, गरीब लोगों के लिए जो अवेलेबल था, वो अब इस लैंडलॉर्ड के कंट्रोल में चला गया, और लैंडलॉर्ड ने उस खेत के चारों तरफ लगा दी दीवारें। तो जो नॉर्मल लोग पहले खेतों में रह के अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपनी गाय भैंसियां चराया करते थे, वो एकदम से लैंडलेस हो गए, और पावरफुल लैंडलॉर्ड के सामने वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उनकी रहने की जगह ही चली गई, खाने पीने की जगह ही चली गई। वो मजबूर हो गए और अपना रूरल इलाका छोड़ के वो शहर में आके इंडस्ट्रियल काम ढूंढने लगे। अब जब वो इंडस्ट्रियल काम ढूंढने पहुंचे तो शुरुआत में तो उनको कॉटन इंडस्ट्री में काम मिला, लेकिन फिर बाद में हैंडलूम, पावर लूम, ये सब आप कह सकते हो इन्वेंशन हुए। पावर लूम के इन्वेंशन के बारे में मैंने इससे पहले बात की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई। अब जब पावर लूम का इन्वेंशन हुआ, तो पहले जो स्पिनिंग जेनी और हैंडलूम, जो हाथ से आप कह लो मैनुअली मशीन ऑपरेट की जाती थी, तो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो वर्कर की जरूरत पड़ती थी, वो अब जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ज्यादातर काम वो पावर लूम कर ले रहा था। 50-60 लोगों का काम अकेले पावर लूम कर ले रहा था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पहले हैंडलूम चलाने वाले जो हजारों की तादाद में लेबर थे, वो
अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया मतलब कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मतलब गरीबी। मतलब जो मशीन वो पहले चलाते थे, अब ओवरऑल उससे बहुत बेहतर मशीन आ चुकी थी, जिसमें मैनुअल लेबर की यहां पे जरूरत ही नहीं थी। तो बड़ी तेजी से आप देखो तो गांव के इलाके से भीड़ में लोग शहरों में आए, और शहरों में आके वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अब अनएम्प्लॉयड आदमी बढ़ेगा और उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, सामने मौत दिख रही है, तो फिर वो क्या करेगा? वो बवाल करेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा। फिर 1790s में जो वीवर्स थे, उन्होंने एक लीगल मिनिमम वेज की डिमांड की, लेकिन लीगल मिनिमम वेज उस समय पे कौन देने वाला था? पार्लियामेंट ने इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक की तो पार्लियामेंट ने पुलिस डिप्लॉय कर दी, डंडों से मारा गया यहाँ पे लोगों को। लैंकाशायर में एक समय ऐसा आया कि जो कॉटन वीवर थे ना, वो पावर लूम जाके तोड़ने लगे। पहले हैंडलूम चलाते थे, वो उनको नौकरियां मिलती थी। पावर लूम आए, हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो जब नौकरी से निकाला गया, जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रोटेस्ट में? उस पर्टिकुलर मशीन को तोड़ेंगे जिसकी वजह से इनकी नौकरी की। जैसे इंडिया में था ना, 1857 में जब क्रांति हुई, तो सबसे पहले क्रांति करने वाले लोगों ने क्या किया कि जो जोतेदार थे, जमींदार थे, इनकी अकाउंट बुक को जला दिया। क्योंकि उस अकाउंट बुक में इन्होंने किससे उधार ले रखा है, किसको जमीन गिरवी दे रखी है, वो सब लिखा हुआ था। तो उनको लगा कि अकाउंट बुक जला देंगे तो ये जो उधार और ओवरऑल गिरवी वाला काम है वो हमारा माफ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इंग्लैंड के अंदर इन लेबरर्स को लगा कि ये जो पावर लूम वाली मशीन है, इससे हमारी जान गई, हमारी नौकरियां गई हैं, तो इसको तोड़ दो। तो ये लोग मशीनें तोड़ देते थे। इनको लगता था कि इन मशीनों की वजह से इनका लाइवलीहुड चला गया। फिर आप देखोगे, देयर वाज आल्सो रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन द वूल एंड निटिंग इंडस्ट्री इन नॉटिंगम। प्रोटेस्ट आल्सो टुक प्लेस इन लेस्टेस्टायर एंड डर्बीशायर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वूल नॉटिंग, जहां जहां पे भी, चाहे नॉटिंगम हो, चाहे लेचेस्टायर हो, डर्बीशायर हो, जहां पे भी नई एडवांस मशीनें आ रही थी, वो नई एडवांस मशीनें भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज कर रही थी, डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज कर रही थी, बट वो नौकरियां छीन रही थी। और जब नौकरी छीनोगे तो जिसकी नौकरी जाएगी वो तो बवाल करेगा ही करेगा। फिर यॉर्कशायर के अंदर जो शेयरिंग फ्रेम्स थे, इनको क्रॉपर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। शेयरिंग फ्रेम्स क्या थे? पहले क्या था कि जो शीप थी, एक आप कह लो जो भेड़ हुआ करती थी, उस भेड़ से जो उसका वूल था वो हैंड से निकाला जाता था। फिर बाद में उसको शेयरिंग फ्रेम से निकाला जाने लगा। तो शेयरिंग फ्रेम्स को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि यार जो शिप वेयरिंग हम हाथ से करते थे ये हमारी बंद करवा दी। फिर 1830 में जो दंगे हुए, वहां पे इन फार्म लेबरर्स को लगा कि जो नई थ्रेशिंग मशीन्स आई हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में जो अनाज के दाने होते हैं उसमें जो हस्क गंदगी होती है, इसको पहले मैनुअली हाथ से हटाया जाता था। बाद में थ्रेशिंग मशीन आने लगी तो हस्क मशीन हटाने लगी, तो मशीनें तोड़नी शुरू कर दी। इनको लगा कि यार ये जो मैनुअल काम हम करते थे हमको नौकरी मिलती थी, अब मशीनों के चलते नौकरी नहीं मिल रही। तो राइटर्स ने मशीन तोड़नी शुरू कर दी। 9 लोगों को यहाँ पे फांसी भी चढ़ा दिया गया, 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया जेल में। तो ये सब यहाँ पे हो रहा था। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स थे, जो नई ओवरऑल टेक्नोलॉजी के दम पे मशीनें आ रही थी, उनको लोग तोड़ने फाड़ने लगे। लोगों को लग रहा था कि इन मशीनों की वजह से उनकी नौकरियां जा रही हैं। फिर यहाँ पे एक मूवमेंट उभर के आया ल्यूडिज्म नाम का। 1811 से लेकर 1817 तक ये मूवमेंट चला। इसको लीड कर रहे थे कैरिज्मेटिक जनरल नेड ल्यूड। ये एक अलग ही प्रकार का प्रोटेस्ट था। ल्यूडिज्म प्रोटेस्ट में सिर्फ बैकवर्ड लुसिंग असॉल्ट नहीं था मशीन के ऊपर। एक प्रोटेस्ट क्या था कि जो भी नई मशीन है, जो देख के लग रहा है कि हाँ भाई इसने हमारी नौकरी छीन ली, मशीन तोड़ दो। लेकिन इस ल्यूडिज्म के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने तोड़ा फाड़ी के साथ एक मिनिमम वेज की डिमांड की। ठीक है ना? इन्होंने लेबर और वुमेन और चिल्ड्रन, बेसिकली वुमेन और चिल्ड्रन से कितना काम करवाना है, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स रखने की बात की। ओके। जिन लोगों की नौकरियां गई थी मशीनरी के आने की वजह से, ओवरऑल उनको कुछ अल्टरनेटिव जॉब वगैरह दो आप, और ट्रेड यूनियन फॉर्म करने की हमें परमिशन दो, हमें राइट दो। तो आप कह लो बहुत ही प्रोग्रेसिव डिमांड नहीं है। एक तो मशीन तोड़ना, गुस्से में आके तोड़ा ताड़ी कर दिया आपने। उसके साथ साथ ओवरऑल वुमेन और चाइल्ड के राइट मानना, मिनिमम वेज मानना कि हाँ भाई इतना काम तो इतना पैसा, इतने घंटे का काम। उसके साथ साथ जिनकी नौकरियां गई मशीन आने के चलते उनको कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दो, ट्रेड यूनियन बनाने का हमको राइट दो, ताकि हम अपने जो भाई बंधु हैं लेबर, उनके बारे में कुछ कर सके। तो इसको बोला गया ल्यूडिज्म। अपने आप में कह सकते हो कि जो ल्यूडिज्म था काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम था। एक बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज थे यहाँ पे। फिर आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्ली ईयर्स में वर्किंग पॉपुलेशन के पास ना वोट डालने का अधिकार था और ना ही किसी प्रकार से अपने गुस्से को दिखाने का अधिकार था। तो इस बात पे लोग अक्सर कर नाराज हो जाया करते थे। अगस्त 1819 में क्या हुआ कि 80,000 लोग इकट्ठा हुए सेंट पीटर्सफील्ड मैनचेस्टर में, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को क्लेम करने के लिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए,
फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए पब्लिक मीटिंग। बेसिकली क्या हुआ कि अगस्त 1819 आते आते लोगों का गुस्सा बहुत हद तक बढ़ चुका था, लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या डिमांड इनको चाहिए थी वो इनको क्लियर हो चुकी थी। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट मांग रहे थे, पब्लिक मीटिंग अटेंड करने का राइट मंगा रहे थे, बोल रहे थे कि जो तुमने पब्लिक मीटिंग बैन कर रखी है, 50 से ज्यादा लोग मिल नहीं सकते, हम इसको नहीं मानते। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस की यहां पे बात कर रहे थे। तो इस प्रकार के राइट्स की लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। सोचिए 1819 के अंदर तो क्या इंडिया के अंदर लोगों को इतनी बुद्धि थी? इंडिया में तो 1819 में पूरा अंग्रेजों का राज भी स्थापित नहीं हुआ था, और उस समय पे इंग्लैंड के अंदर इतने प्रोग्रेसिव राइट्स की डिमांड हो रही थी। इंडिया के अंदर ये जो डिमांड्स है ना, इन्होंने 1910 1920 में आग पकड़ी है, जो 1819 में इंग्लैंड लोग कर रहे थे। हालांकि इंग्लैंड किसी के कंट्रोल में नहीं था, हम गुलाम नहीं थे, बट इंडिया उस समय पे गुलाम था। खैर वो एक अलग चीज है। तो ये जो मीटिंग गैदर हुई ना सेंट पीटर्सबर्ग मैनचेस्टर में, यहां पे सप्रेस किया गया ब्रूटली इस मीटिंग को। अंग्रेजी फोर्सेस आई, उन्होंने दबा दबा के लोगों को मारा और गोलियां वोलियां चल गई भाई। पीटरलू मैसेकर बोला जाता है इसको। एक्चुअली में पीटरलू वाटरलू से कनेक्ट किया जाता है। वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था, फ्रेंच आर्मी को। तो कुछ कुछ उसी से पीटरलू मैसेकर कर दिया गया यहाँ पे। मतलब ये जो भी डिमांड्स यहाँ पे लोग मान रहे थे, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, और बहुत तादाद में लोग यहाँ पे मरे। ऐसा खतरनाक सेपरेशन किया, इसलिए इसको बोला जाता है पीटरलू मैसेकर। और जो भी यहाँ पे डिमांड्स ये प्रोटेस्टर्स कर रहे थे, इनको डिमांड को आउटराइट तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 6 एक्ट पास किए एक ही साल में। और इन एक्टों के थ्रू क्या किया गया, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, आप गेस कर सकते हो कि सप्रेशन किया गया होगा, ओवरऑल लोगों के इंडिपेंडेंस के राइट को दबाया गया होगा। इसको समझाता हूं। These extended the restrictions on political activity introduced in the two combination act of 1795। जो कॉम्बिनेशन एक्ट आए थे 1795 में, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस यहां पे और बढ़ा दी गई। ओवरऑल यहां पे रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी गई और लोगों के अधिकार छीन लिए गए। और भी बहुत सी चीजें हुई, मतलब लोगों का लिटरली ये जो डेमोक्रेसी के मांगने का जो ऑब्जेक्टिव था, ओवरऑल अपने राइट्स को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन यहां पे क्या गया, आफ्टर पीटरलू the need to make the House of Commons more representative was recognized by liberal political groups and the combination acts were repealed in 1824-25। कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेस्ट का इन लॉ मेकर्स पे इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए 1824-25 आते आते कॉम्बिनेशन एक्ट को हटा दिया गया, जो 1795 1795 में लाए गए थे। प्लस ओवरऑल हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, ये यहां पे बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स और लीडर्स को महसूस हुआ। क्योंकि क्या था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स बने थे ना, वो लीडर्स काफी इन्फ्लुएंशियल होते जा रहे थे, और उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, उनको शांत रखना बहुत जरूरी हो रहा था। फिर बात करते हैं रिफॉर्म्स थ्रू लॉस। बेसिकली यहां पे गवर्नमेंट कितनी अटेंटिव थी कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के प्रति। चलिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, यहां पे आपको नहीं बताऊंगा। ओवरऑल क्या है ना कि जो टाइटल बनाने के लिए एक टॉपिक में, एक वीडियो में अगर एक लिमिट से ज्यादा बता दो तो वीडियो के टाइटल को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थंबनेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।